नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग टू शेप फ्यूचर वॉर्स ऑन अर्थ। जो हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खिलाफ, उसको पूरी दुनिया ने देखा और वो एक भविष्य के लिए एक उदाहरण बन गया है और इसी के आधार पर विश्व में आगे आने वाले युद्धों की रूपरेखा निर्धारित होगी। कहने का तात्पर्य है कि आने वाले दिनों में जो युद्ध लड़े जाएंगे उनमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की छाया जरूर होगी। यहां से लोगों ने देशों ने जो भी सीखा उसको आने वाले दिनों में वो इंप्लीमेंट करेंगे अपनी युद्ध तकनीक में। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्या भारत ने कर दिया, क्यों लोगों के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो अलग अलग देश की सेनाएं हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो क्यों इसको इन 4 दिनों के एक छोटे मोटे युद्ध को क्यों इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जबकि जो गजा में इजराइल ने किया या रशिया ने यूक्रेन में किया उसको कभी उन्होंने इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा और ये नहीं कहा कि आने वाले दिनों में ये युद्ध विश्व में जो आगे युद्ध होंगे उनकी रूपरेखा तय करेंगे, ये नहीं कहा। लेकिन जो ये 4 दिन का युद्ध है वो इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अलग अलग एक्सपर्ट्स इस पर अलग अलग तरह के अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जो आपके इंटरेस्ट के समसामयिक मुद्दे हैं, आपके आसपास की जो जानकारी है, जो आपके इंटरेस्ट एरियाज हैं, उन पर छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। और अगर आप हमारे टाइटल और हमारे थंबनेल को देखकर आपने हमारा वीडियो देखना शुरू किया है तो आपको वीडियो का आनंद तभी मिलेगा जब आप वीडियो में कुछ देर बने रहेंगे। अगर आप तुरंत स्क्रॉल करके, और आपकी आदत है कि आप तुरंत स्क्रॉल करके अगले वीडियो में चले जाते हैं, तो आप अभी से वीडियो को स्क्रॉल कर दीजिए, क्योंकि आप अगर अगले 1-2 मिनट देख भी लेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत ने 2025 में एक छोटा मोटा युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा। इस युद्ध को फुल स्केल वॉर तो नहीं कहा गया, लेकिन भारत की जो तैयारी थी और ऐसा लग रहा था कि भारत फुल स्केल वॉर ही लड़ने जा रहा है। अब 1999 का जो युद्ध था, कारगिल युद्ध, और ऑपरेशन सिंदूर का जो मिनी युद्ध था, छोटा युद्ध, उसमें अंतर यह था कि 1999 वाले युद्ध में स्मॉल आर्म्स का प्रयोग हुआ था, मतलब राइफल्स, हैवी मशीन गन्स, एसएलआर, एमएमजी, इन सब का प्रयोग किया था। हैंड ग्रेनेड्स का यूज हुआ था, आर्टिलरी फायर हुआ था। जो मिसाइल और एयरफोर्स का बहुत सीमित प्रयोग जो है भारत ने किया था, पाकिस्तान ने वो भी नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी माना ही नहीं कि हमारे सैनिकों ने कारगिल में भाग लिया था। वो तो कह रहे थे कि ये मुजाहिद चाचा हैं, ये मुजाहिद भाग ले रहे हैं, और मुजाहिद चाचा के पास फाइटर प्लेन्स कहां से आते हैं, मिसाइल कहां से आए। तो उन्होंने कभी अपने फाइटर प्लेन्स और मिसाइल्स का यूज किया ही नहीं। भारत ने चोटी पर बैठे हुए आतंकियों को और उनके साथ जो इक्का दुक्का पाकिस्तान के सिपाही होते थे, उनकी लोकेशन को ध्वस्त करने के लिए कुछ सीमित मात्रा में जो मिसाइल्स और एयरफोर्स का प्रयोग किया था। तो सीधे 1999 के बाद सीधे 2025, लगभग 25-26 साल के बाद हमारा आमना सामना सही से हो पाया। अब इसमें पाकिस्तान के साथ एक उसका बहुत करीबी मित्र चीन भी अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहा था, और चीन ने भी अपना जो सबसे आखिरी युद्ध था वो 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ा था। इसका मतलब ये भी लगभग 46 साल के बाद जो है असली युद्ध जैसी कंडीशंस में सामना हुआ था इनका, चीन का। भारत पाकिस्तान तो लड़ ही रहे हैं लंबे समय से, 26 साल के बाद उनका युद्ध हुआ
और 46 साल के बाद आपका जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ है, आपके जो हथियार है, उनकी परीक्षा हुई। इसमें केवल चाइना के हथियारों की परीक्षा नहीं हुई, बल्कि जो भारत ने अलग अलग देशों से, फ्रांस से, इजराइल से, रूस से, यूएसए से और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से जो हथियार खरीदे, जो बम खरीदे, जो मिसाइल्स खरीदी, पहली बार उनका इस्तेमाल इस मिनी वॉर में हुआ। इसके अलावा इंडिया के कुछ इंडिजिनस वेपन्स भी, कुछ ड्रोन, कुछ उनकी जो डिफेंस सिस्टम थे, उनका भी पहली बार इस युद्ध में उनकी टेस्टिंग हुई, उनका परीक्षण हुआ। चीन के सामान का तो परीक्षण इस युद्ध में हुआ ही। अब पाकिस्तान तो कुछ R&D करता नहीं है, उनके पास कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो चीन और तुर्की ने उनको ड्रोन्स दिए थे, लॉन्ग विंग और आशीष गार्ड, और उसके अलावा बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे चीन ने, उन सब का भी पहली बार परीक्षण हुआ। तो चीन, इंडिया, तुर्की, पाकिस्तान, सभी के हथियार 25-30 साल तक ऐसे ही सोए हुए थे और एकदम से उनका परीक्षण हुआ और मालूम चला कि किसके हथियारों में क्या खामी है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही ये युद्ध केवल 4 दिन चला, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी थी वो किसी बड़े युद्ध से कम नहीं थी। इस युद्ध में वैसे तो केवल पाकिस्तान और भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में इसमें इन्वॉल्व थी। पूरी दुनिया के जो हथियार बनाने वाले, जो सप्लाई करने वाले पूरी दुनिया के लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस युद्ध में इन्वॉल्व थे और वो देखना चाहते थे कि उनके द्वारा जो बनाया गया हथियार है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसकी जो तकनीक है वो ऑब्सोलीट हो गई है। और उनका यह मानना था कि जो भी कमी यहां देखने को मिलेगी, आने वाले समय में हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। इस युद्ध में जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन है, जिसे कामेकाजी ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन कहते हैं, उसमें इजराइल के ड्रोन, इंडिया के ड्रोन, चीन के ड्रोन, तुर्की के ड्रोन, ये सभी ड्रोन जो है इनकी परीक्षा हुई और इसमें चीन और तुर्की के ड्रोन पिट गए। तो केवल 2 देश ही इसमें इन्वॉल्व वास्तव में नहीं थे, इसमें पूरा विश्व कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब जो है इस युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। आप समझिए, जो एशिया के 3 जाइंट मिलिट्रीज हैं, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनकी जो साख थी वो टेस्टिंग हो रही थी। अलग अलग प्रकार के क्रूज मिसाइल, चाहे भारत की ब्रह्मोस हो, चाहे फ्रांस की स्कैल्प हो, अलग अलग ग्लाइड बम्स जैसे कि हैमर ग्लाइड बम, इंडिया का बना हुआ, फ्रांस का बना हुआ, चाइना का बना हुआ, ईरान की बनी हुई जो मिसाइलें हैं, वो सब आपस में एक दूसरे पर चली। भारत की ओर से ब्रह्मोस का प्रयोग हुआ, फ्रांस की स्कैल्प का प्रयोग हुआ, चाइना की बनी हुई PL-15, जो कि पूरी दुनिया कह रही है कि देखो भैया, खोल के देखो इसमें क्या है। इसके अलावा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 पाकिस्तान ने दिल्ली पे फायर किया था, जिसको कि बराक 8 ने न्यूट्रलाइज किया था। तो ये सब जो है यहां पर प्रयोग में आई है। फ्रांस के बने हुए जो जेट विमान राफेल, रशियन Su-30, चाइनीज JF-17, J-10, अमेरिका के बने हुए F-16, इन सब का जो है डॉग फाइट में यूज देखा गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर कहीं सबसे बड़ी डॉग फाइट देखने को मिली हवाई जहाजों की, तो वो भारत पाकिस्तान के बीच इन 4 दिनों में देखने को मिली, जब किसी एक समय में दोनों देशों के 100 से अधिक फाइटर जेट्स हवा में थे। ये तो मालूम चल गया भैया इस युद्ध में कि जो बार बार बात होती है कि भारत के पास कोई बॉम्बर नहीं है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट।
तो भारत ने जब अपनी सीमा में रहते हुए अपने दुश्मन के निशानों को निशाना बना लिया, चाहे वो लैंड टू एयर मिसाइल से बनाया हो, चाहे एयर टू एयर मिसाइल से बनाया हो, तो इन बॉम्बर्स की अब जरूरत ही नहीं रह जाती है। भारत को इन बॉम्बर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो बॉम्बर्स होते हैं ये फाइटर जेट्स की स्पीड से नहीं उड़ते हैं, और अगर आपने दुश्मन के एरिया में प्रवेश किया तो उनके रडार तुरंत बॉम्बर्स को पहचान लेंगे और एक भी बम गिराने से पहले आप खुद ही किसी बम का निशाना बन जाएंगे। तो बॉम्बर्स की उपयोगिता को इस युद्ध ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि भैया इसको खरीदने की जरूरत किसी को नहीं है। जो भारत का सबसे बड़ा हथियार है ब्रह्मोस, वो कई बार टेस्टेड किया गया था, लेकिन पहली बार वो युद्ध जैसी परिस्थितियों में इन्हीं 4 दिनों में प्रयोग हुआ। इसका जो पहला परीक्षण 2001 में हुआ था और असली युद्ध में ये 25 साल बाद ही इसका परीक्षण हो पाया। इन्हीं 25 सालों के लिए भारत ब्रह्मोस को तैयार कर रहा था, उसमें डेवलपमेंट करता जा रहा था, और इसमें जो ये पास हुई ये फुल मार्क्स के साथ पास हुई। इसके अलावा इस वार में एक चीज और ये समझ में आया कि जो आप अपने अटैकिंग वेपन्स को तो डेवलप कर रहे हैं, साथ ही आप अपने डिफेंस को भी डेवलप करिए। पाकिस्तान के पास अटैकिंग हथियार तो बहुत थे, एक रात में उसने 150 ड्रोन चलाए, लेकिन उनका डिफेंस कमजोर पड़ गया। अगर उनका डिफेंस भी मजबूत होता तो भारत के जो फेंकी हुए हथियार थे, ड्रोन थे, उनको वो सफलतापूर्वक गिरा पाते। इसके अलावा साइबर वारफेयर भी जो है इस युद्ध में देखने को मिला कि आने वाले युद्धों में साइबर वारफेयर का उपयोग भी होगा। केवल हथियार अगर अच्छे हैं तो आपके जीत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर टेक पर्सनल आपके अच्छे हैं तो जीतने की गारंटी ज्यादा है। यही जो टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर साइंस और इन सब के जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्हीं की यही आपके छोटे छोटे हथियारों को बहुत बड़ा और बहुत उपयोगी बना देंगे। और यही टेक पर्सनल चीन के HQ-9 को उन्होंने सुला दिया, और वो तब तक सोते रहे जब तक मिसाइल जाकर के उन्हीं पर नहीं गिर गई। भारत की मिसाइल गई और सोते हुए HQ-9 पे गिर गई, HQ-9 मर गया लेकिन जागा नहीं। ये इन्हीं टेक पर्सनल्स का कमाल है। भारत ने जो अपने हाईटेक वेपन्स हैं उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ करके दिखाया। उन्होंने दिखाया कि युद्ध में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कैसे जो है युद्ध में मदद कर सकती है। जो भारत की संस्था इसरो है उसने पूरा स्पष्ट जो मैप है वो भारतीय सेना के समक्ष रखा और बताया कि आपके जो टारगेट्स हैं वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन मिलिट्री को उपलब्ध कराई। जो बहुत से देश अपने R&D के बारे में बहुत वोकल थे, बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, जैसे कि तुर्की, चाइना बताते हैं कि डिफेंस सेक्टर में उनका बड़ा काम हो रहा है, वो सब जो है एक भी बुलेट चलाए बिना युद्ध हार गए। तुर्की और चीन ने एक भी गोली नहीं चलाई, केवल उनके हथियार पिट गए इस युद्ध में और वो युद्ध पूरा हार गए बिना लड़े। इस युद्ध से ना इन जैसे चीन और तुर्की जैसे देश का कॉन्फिडेंस वो हार गए, उनका आत्मविश्वास कम हुआ होगा, बल्कि वो अपने जो आगे आने वाले समय में अपने हथियारों के ऑर्डर्स भी हार गए। जो सुपर पावर अमेरिका है, इस युद्ध के बाद भारत की ताकत देखकर उसने भी अपना जो चेहरा है उसको छिपाना उसके लिए मुश्किल हो गया। बालाकोट के समय एक F-16 मार गिराया था और एक F-16 अभी मार गिराया। अब इसके बाद अमेरिका को यह लगा कि भैया हमारा F-16 तो अब नहीं बिक पाएगा, तो उन्होंने आनंद फानन में तुरंत जो है सीज फायर करवाया। बहुत से आने वाले समय में जिन जिन देशों को युद्ध लड़ना है, नंबर 1 पर है ताइवान, जिसको चीन के साथ आने वाले समय में युद्ध लड़ना है। अर्मीनिया, फिलीपींस, यूरोपियन कंट्रीज का मानना है कि आने वाले समय में उनको
रूस से युद्ध लड़ना है। वो सब भारत के हथियार खरीदे न खरीदे, लेकिन भारत ने जिस प्रकार युद्ध लड़ा है उससे सबक तो जरूर लेंगे कि दुश्मन को कैसे पीटा जाता है। लेकिन भारत के लिए भी इस युद्ध से एक सबक निकला है। सबक ये निकला है कि जिस प्रकार आप कोई भी समस्या देश विश्व में आती है तो आप न्यूट्रल खड़े हो जाते हो हाथ बांध कर, ये अब नहीं चलेगा। आपने देखा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और आप जो दावा भरते हैं कि आपके सैकड़ों मित्र हैं विश्व में, उनमें से कोई भी उस प्रकार नहीं खड़ा था जैसे तुर्की और रूस खड़े थे। हालांकि इजराइल, फ्रांस, जापान, जो ये देश थे यूरोपियन कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं आपके साथ थे, आपके समर्थन में थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हथियार नहीं दे रहे थे। वहीं देखिए पाकिस्तान के साथ उसके दो दोस्त मार खाते हुए भी साथ में खड़े हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि जब रशिया को जरूरत थी, जब इजराइल को जरूरत थी, तो आप उनके साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए। तब आप बताने लगे कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हैं। तो अब आने वाले समय में भैया जो नैम है, नॉन अलाइन मूवमेंट, ये काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम अपने दोस्तों के साथ सीना तानकर खड़े होना पड़ेगा, जिनसे आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपके भी गाढ़े वक्त में काम आएंगे। तो चलिए मित्रों, हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के जो 4 दिन का युद्ध है वो आने वाले दिनों में जो आगामी युद्ध होंगे उनकी कैसे रूपरेखा तय करेगा, और लोग यहां से सबक लेकर के आने वाले युद्धों की तैयारी करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।